हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अपने चैनल लेट्स लर्न विद मी में। हम किसी भी क्लास में हो, भाषा और व्याकरण पेपर में 8 से 10 नंबर का जो है वो ज़रूर आता है। ये टॉपिक 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, ईटीटी, जेबीटी, ईटेट, एचटेट और सभी जो भी इम्पोर्टेंट पेपर होते हैं उनमें जो हिंदी के होते हैं, उनमें ये जो है वो ज़रूर आता है। ठीक है? तो आप इसे समझोगे तो आपके ज़रूर अच्छे नंबर आएँगे। जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। इसमें हम लिपि, उपभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, व्याकरण के सभी जो हैं वो टॉपिक कवर करेंगे और वीडियो पूरी ज़रूर देखिए। इसमें हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे और जो इसके नोट्स जो है वो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करिए करते हैं। तो देखिए मैंने जो है वो इसमें कुछ यहाँ पर डाले हुए हैं नोट्स। ये पीडीएफ फाइल जो है वो आपको उसमें मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दूँगी। तो आप एक बार इसको ज़रूर देखिए। इसमें जो है वो सा सबके बारे में जो है वो दिया गया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर भाषा और व्याकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को बोलकर या लिखकर जो है वो प्रकट करता है। अब यहाँ पर एक उदाहरण देखिए कि रूपा तुम फ़ोन पर किससे बात कर रही हो? ठीक है? एक लड़की रूपा जो है वो पूछ रही है, माँ पूछ रही है बेटी से, तो माँ मैं पापा से बात कर रही हूँ। ठीक है? तो वो क्या कर रही है अपने जो मन के भाव है उनको बोलकर बता रही है। और दूसरी पिक्चर में देखिए, "ओह श्याम तुम क्या कर रहे हो?" "माँ मैं कहानी पढ़कर उसका सार लिख रहा हूँ।" तो जो इसमें बेटा है इसका, वो क्या कर रहा है, वो लिख कर जो है वो अपने मन के भावों को प्रकट कर रहा है। तो यहाँ पर रूपा बोलकर व सुनकर अपने पापा से फ़ोन पर बात कर रही है और श्याम कहानी को पढ़कर उसका सार लिख रहा है। इस तरह मानव समाज में रहकर अपने भावों और विचारों को जो है वो एक-दूसरे के साथ बाँटता है, प्रकट करता है। इसी प्रकार जो है वो मनुष्य जाति जो है वो इतनी उसने प्रगति कर ली है। यदि भाषा ना होती तो ज्ञान का प्रचार-प्रसार नहीं हो सकता। अतः अपने भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए एकमात्र जो साधन है वो क्या है? भाषा है। अब भाषा के गुण देखिए, भाषा के जो है वो 4 गुण होते हैं। पहला तो ये कि भाषा जो है वो सार्थक ध्वनियों के मेल से बनती है। नंबर 2 भाषा ध्वनियों के चिन्ह होते हैं। अगला है भाषा मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुँचाती है, ठीक है? आपके जो मन के विचार हैं वो दूसरों तक पहुँचते हैं, समझ आ गई? उसके बाद देखिए भाषा जो है, प्रत्येक भाषा में शब्दों के अर्थ होते हैं। तो आप जो है वो भाषा के 4 कौशलों को जान गए हैं, बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना, ठीक है? तो अब हम समझ गए हैं कि विचारों का जो आदान-प्रदान होता है, जो हम अपने विचार हैं, अपने मन के जो भाव हैं, अपनी फीलिंग्स हैं, वो कैसे प्रकट करते हैं? बोलकर, लिखकर, पढ़कर या फिर सुनकर, ठीक है? इसे ही भाषा कहा जाता है। समझ आ गई? इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं ऊपर और आपको बताया गया है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है? पहले वाले में देखिए इसमें दिखाया गया है कि हॉर्न नहीं बजाना है, ठीक है? हॉर्न नहीं बजाना है। दूसरे वाले में देखिए यू टर्न जो है वो लेना मना है, ठीक है? और तीसरे वाला देखिए धीरे चलना है, धीरे वो स्पीड ब्रेकर बनाया हुआ है। और चौथा जो है वो बनाया हुआ है कि आगे जो है वो स्कूल है तो धीरे चलिए, ठीक है? यहाँ पर जो संकेतों से सारी बातों को व्यक्त नहीं हो सकते हाँ जी, सिर्फ़ जो मनुष्य है वो ही अपनी भाषा के ज़रिए जो है वो अपने विचारों का आदान-प्रदान कर सकता है, ठीक है? अब जैसे जानवर है, जानवरों को तो कोई भाषा नहीं होती, हाँ? तो वे अपने विचारों का आदान-प्रदान करना नहीं जानते। लेकिन मनुष्य जो है वो विभिन्न ध्वनियों के माध्यम से अपने विचारों को इधर ब दूसरे के सामने पहुँचा सकते हैं। तो वे ध्वनियाँ जिनके माध्यम से मनुष्य अपने भावों या विचारों को प्रकट करता है, वही क्या है? भाषा है। अब भाषा के 2 रूप देखिए मौखिक और लिखित। मौखिक क्या है? कि भाषा का वह रूप जिसमें जो वक्ता है वो अपनी बात को बोलकर समझाता है और जो श्रोता है वो सुनकर समझ लेता है, ठीक है? उसे मौखिक रूप बोलेंगे और लिखित रूप किसको बोलेंगे? जब जब जो है वो अपना एक कोई भी व्यक्ति है वो अपने विचारों को लिख कर प्रकट कर रहा है और जो दूसरा व्यक्ति है वो पढ़कर उसके विचारों को समझ रहा है, तो इसे उसका लिखित रूप बोलेंगे, ठीक है? अब एग्ज़ाम्पल में देखिए आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो माता है वो अपना वो बेटा लिख रहा है और माँ जो है वो उसको पढ़कर समझ रही है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए भाषा जो है उसका रूप स्थायी होता है और इस रूप के प्रयोग से औपचारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जो साक्षर और पढ़े-लिखे लोग करते हैं। जो साक्षर और पढ़े-लिखे लोग हैं, वही इस रूप का प्रयोग अच्छी तरह से कर पाते हैं। इसमें भाषा को विशेष ध्वनियाँ, चिन्हों की को लिपि की आवश्यकता होती है, ठीक है? और इसी माध्यम से
जो है वो एक देश से दूसरे देश तक और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो है वो ज्ञान पहुँचता है। पत्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, लेखक, कहानी जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है? और इसमें 2 इम्पोर्टेंट बातें नीचे देखिए अंडरलाइन की हुई हैं कि लिखित भाषा का जो जन्म है वो मौखिक भाषा के बहुत समय के बाद हुआ है और लिखित भाषा के कारण ही मनुष्य जो है वो सभ्य बना है और उसे जो है वो उसे अगली पीढ़ी को जो है उसने उसे संजो कर दिया है, जो लिखित रूप है उसी के ज़रिए, ठीक है? इसके बाद देखिए नेक्स्ट भाषा के रूप देखिए राजभाषा। राजभाषा का अर्थ क्या होता है? राजभाषा का अर्थ है जिस भाषा का प्रयोग देश के कार्यालयों में राजकाज के लिए किया जाता है, ठीक है? उसमें जो ऑफ़िसेज़ में जो भाषा यूज़ करी जाती है, इस्तेमाल की जाती है, उसे राजभाषा कहते हैं और राष्ट्रभाषा का जो शाब्दिक अर्थ है, राष्ट्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा। अतः जिस भाषा का प्रयोग देश में अधिकतर निवासी करते हैं, उसे वहाँ की राष्ट्रभाषा कहा जाता है और मातृभाषा मातृभाषा माँ के द्वारा जो आपको प्राप्त भाषा होती है, जब आप पैदा होते हो, जो सबसे पहले आप भाषा बोलते हो, जब बोलने लगते हो, उसे मातृभाषा बोलते हैं, जो आपकी माँ से ही आप सीखते हैं, ठीक है? तो जब अगर किसी बच्चे की माँ या परिवार के लोग जो है वो बोलते हैं, कोई जो भाषा है वो मराठी बोल रहे हैं, तो बच्चा भी मराठी बोलेगा। अगर वे कश्मीरी बोल रहे हैं, तो बच्चा भी कश्मीरी बोलेगा, तो वो उसकी क्या हो गई? मातृभाषा हो गई। तो आज विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में जो है वो हिंदी का दूसरा स्थान है, याद रखिएगा सभी बच्चे कि दूसरा स्थान है हिंदी का, ठीक है? और दूसरा जो है वो प्रत्येक 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस जो है वो बनाया जाता है भारत में, ठीक है? उसके बाद देखिए भाषा की संपर्क भाषा जो है वो भारत की हिंदी भाषा है और विश्व की जो संपर्क भाषा है वो अंग्रेजी है, ठीक है? भारत की हिंदी और विश्व की अंग्रेजी, ठीक है? इसको भी बच्चे अच्छे से याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएँ, तो भारत में जो है वो टोटल 22 भाषाओं को जो है वो मान्यता दी गई है, जिसमें संस्कृत, हिंदी, असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, डोगरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, नेपाली, पंजाबी, बिहारी, बंगाली, बोडो, मराठी, मणिपुरी, मलयालम, सांथली, सिंधी, मैथिली और स्वतंत्रता के बाद जो है वो हिंदी सहित सभी भाषाओं में जो है वो बहुत तेज़ी से ही विकास हुआ है। सभी में जो है वो ग्रोथ हुई है, ठीक है? अब उसके बाद देखिए आगे बोली, बोली क्या होता है? बोली जो है वो एक क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली जो है वो उसको बोली कहा जाता है, जो एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, ठीक है? जैसे हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, तो वो वहाँ की क्षेत्र बोली हो गई, ठीक है? अब उसके बाद देखिए वे जो है बोली साहित्य इसका लिखित ना होकर मौखिक होता है। बोली में मुहावरे, लोकोक्तियाँ, लोकगीत, लोक कथाएँ जो है वो ये आदि सब कुछ आता है, ठीक है? इसलिए आप इसको देख लीजिए। उसके बाद देखिए, ये देखिए, यहाँ पर आपको मैं ये चित्र दिखाऊँगी, यहाँ पर पंजाबी है, उर्दू है, हिंदी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, कोंकणी, असामी, इंग्लिश और यहाँ पर देखिए मिज़ो है, ठीक है? तो ये सभी भाषाएँ हैं जो अलग-अलग क्षेत्रों में बोली जाती हैं। हाँ जी। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्षेत्र के आधार पर जो है वो हिंदी बोलियों का विभाजन किया गया है। जैसे पूर्वी हिंदी किसको बोला जाता है? अवधी और बघेली, छत्तीसगढ़ी आदि को। पश्चिमी हिंदी के अंदर आती है खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी आदि। राजस्थानी जो हिंदी है उसमें ये सब क्षेत्रीय भाषाएँ हो गई, ठीक है? तो जयपुरी हो गई इसके अंदर और जोधपुरी, मेवाड़ी, हद मेवाती आदि। और पहाड़ी हिंदी में देखिए गढ़वाली, हिमाचली, कुमाऊनी, ठीक है? और बिहारी में हो गया मैथिली, गढ़ी, भोजपुरी, तो ये सब आ गई इसके अंदर। अब देखिए उपभाषा क्या होती है, ठीक है? सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे उपभाषा को, ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है, ये इम्पोर्टेंट है ये। ये उपभाषा के अंदर जो है वो बोला जाता है कि भाषा और उपभाषा में क्या है, ठीक है? अंतर। तो आप ध्यान से देखेंगे कि जब बोली का जो क्षेत्र है वो बढ़ जाता है और उसमें जो है वो साहित्य रचना भी की जाती है, तो उसे उपभाषा वो बन जाती है। जैसे कि खड़ी बोली हो गई, मैथिली हो गई, अवधी और ब्रजभाषा हो गई, ठीक है? ये चारों ही बोलियाँ हैं। किंतु ये साहित्य की इसमें जो है साहित्य की रचना की गई है। इसी कारण से ये 4 उपभाषाएँ बन गई हैं। इन चारों में ही उत्तम जो है वो साहित्य उपलब्ध है। आप देखोगे कि जो मेन जो भी कई साहित्य लिखे जाते हैं वो इन भाषाओं में लिखे जाते हैं। अब उसके बाद देखिए भाषा और बोली में क्या अंतर है? भाषा और बोली में अंतर है कि जो भाषा है वो विस्तृत इसका जो क्षेत्र होता है, ठीक है? और ये जबकि स्थानीय रूप में बोलने के कारण बोली जो है उसका जो क्षेत्र है वो सीमित है, ठीक है? इसके
उसके नोट्स मैंने बहुत ही अच्छे से बनाए हुए हैं, तो आप देखेंगे तो आपको ईज़िली समझ आ जाएँगे, तो आप वो पीडीएफ भी अपना देख सकते हैं उसके अंदर, ठीक है? अब आगे देखिए कि जो भाषा में साहित्य की रचना होती है, जबकि बोली में साहित्य की रचना नहीं होती है, तो यहाँ पर ये इसका बहुत बड़ा अंतर है। और भाषा का जो प्रयोग है वो कामकाज में किया जाता है और बोली का जो प्रयोग है वो क्षेत्र विशेष में ही किया जाता है, उसको बाहर इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया जाता। हर क्षेत्र में आप थोड़ी-थोड़ी जगह पर चले जाइए, देखिए आप पंजाब में जाएँगे तो पंजाबी बोलते हैं लोग। आप थोड़ा-सा उससे आगे हरियाणा में चले जाएँगे तो वहाँ पर जो वही जो भाषा है उसका एक थोड़ा अलग रूप दिखेगा, हरियाणवी दिखेगा। आप थोड़ा-सा आगे चले जाएँगे तो दिल्ली में, तो वहाँ पर आपको दिल्ली में हिंदी भाषा मिलेगी। और आप अगर उससे थोड़ा-सा उधर चले जाते हैं, तो उत्तर की तरफ तो वहाँ पर आपको जो है वो अलग भाषा मुज़फ़्फ़राबाद वगैरह वहाँ की अलग भाषा मिलेगी। है तो वो हिंदी, लेकिन उसका रूप अलग-अलग है। तो इसी तरह से जो है वो बोली जो है वो अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग थोड़ी-सी चेंज होती रहती है, ठीक है? अब उसके बाद देखिए लिपि, लिपि का क्या अर्थ होता है? लिपि का अर्थ होता है लिखने का ढंग, जिससे हम लिखा जाता है, जिसको उसको बोला जाता है लिपि। इसे ध्यान से देखेंगे कि लिपि का अर्थ है लिखने का ढंग। यह विद्वानों द्वारा प्रत्येक भाषा लेखन के लिए अलग-अलग तैयार की गई है। जैसे संस्कृत, हिंदी, मराठी, संथाली, नेपाली, बोडो आदि भाषाओं की लिपि जो है वो देवनागरी है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ठीक है? और अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच आदि भाषाओं क की जो लिपि है वो रोमन है, उसको रोमन है और जो हिंदी की है वो देवनागरी है, ठीक है? और उर्दू और अरबी जो है वो फ़ारसी लिपि में लिखी जाती है और पंजाबी की लिपि क्या है? गुरमुखी है, ठीक है? तो ये ऐसे-ऐसे खालिस्तानों के रूप में आ सकते हैं आपको प्रश्न, एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं, तो आप इनको ध्यान से जो है वो थोड़ा याद करने का काम है इसमें, ठीक है? तो आप इसको याद कर लेंगे अच्छे से, ठीक है? अब दोबारा से मैं एक बार बता देती हूँ कि जो हिंदी, मराठी, और नेपाली है ये देवनागरी हो गई, ठीक है? और और देवनागरी लिपि का जो विकास है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है और जो अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच हो गई ये रोमन हो गई और उर्दू और अरबी जो है वो फ़ारसी लिपि से ली गई है, ठीक है? और पंजाबी की लिपि क्या है? गुरमुखी है, तो उसके नाम से जानी जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा लेखन के लिए निश्चित चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं कि जो भाषा की लिखने की जो कला है, जो जिसके माध्यम से लिखा जाता है, उसे ही लिपि कहा जाता है, ठीक है? अब देखिए देवनागरी के साथ-साथ अधिकांश लिपियाँ दाएँ से बाएँ लिखी जाती हैं परंतु जो फ़ारसी लिपि है वो दाएँ से बाएँ लिखी जाती है, ठीक है? देवनागरी लिपि बाएँ से दाएँ और फ़ारसी दाएँ से बाएँ, ठीक है? समझ आ गई? यहाँ पर लेफ्ट टू राइट और ये राइट टू लेफ्ट। अच्छा कंप्यूटर पर यूनिकोड के द्वारा देवनागरी में लिखे हुए लेख का किसी भी भाषा में अनुवाद किया जा सकता है। अब आगे देखिए साहित्य, ये भी बहुत ज़रूरी आ गया टॉपिक, ठीक है? सारे ही टॉपिक ज़रूरी है, इसीलिए मैंने कोशिश की है कि मैं सारे ही कवर कर दूँ इस लेसन के अंदर। तो अब देखिए साहित्य, प्रत्येक भाषा का ज्ञान अथाह भंडार है, यह पीढ़ियों के माध्यम से यह पीढ़ी से संचित होता आ रहा है। यह ज्ञान ही साहित्य है। साहित्य ज्ञान का संचित कोश युगों से ज्ञान एकत्रित है। अब देखिए 2 प्रकार के होते हैं साहित्य, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। गद्य साहित्य के अंदर जो है वो आते हैं जिनके जैसे कि हो गया कहानी, कथा, स्मारक, निबंध हो गया, ठीक है? और जो पद्य साहित्य है उसके अंदर हो गया जैसे ये हो गई कविता हो गई, छंद हो गए, पद हो गए, दोहा हो गए, ठीक है? ये हो गया। चलिए अब आगे देखिए भाषा और व्याकरण। भाषा व्याकरण क्या है? भाषा जो है वो अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करने का साधन है, ठीक है? भाषा की व्यवस्था हमारे भावों को आकार देती है। जैसे हमारे मन में एक शब्द आता है गाय, तो भाषा की इस व्यवस्थित शब्द से हमारे सामने स्वतः ही गाय जो है उसकी छवि अंकित हो जाती है। यदि भाषा की इस अवस्था को बिगाड़ दिया जाए और गाय की जगह हम यगा लिख दें, तो हमारे मस्तिष्क में क्या कोई छवि बनेगी? नहीं बनेगी, ठीक है? तो जैसी व्यवस्था और अव्यवस्था का उदाहरण हमने शब्दों के साथ होता है, वैसा ही वाक्यों के साथ भी होता है। इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो काम करता है वो करता है व्याकरण, ठीक है? ग्रामर जिसको बोलते हैं हम। और इसी के माध्यम से भाषा की व्यवस्था में एक रूपता बनी रहती है। व्याकरण के द्वारा ही भाषा को लिखने, बोलने और समझने के तरीकों को सिखाया जा सकता है। भाषा के शुद्ध रूप संबंधी नियमों का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को ही व्याकरण कहा जाता है। अब देखिए इसमें जो है वो 3 उसके 3 3 तरह के हैं व्याकरण। एक तो हो गया वर्ण विचार, उसमें हो गया वर्णों की बनावट, हैं? और उच्चारण और लेखन। दूसरा हो गया शब्द विचार, उसमें हो गया शब्दों के विभिन्न रूप, भेद और उत्पत्ति और प्रयोग। और तीसरा हो गया वाक्य विचार, इसमें वाक्य की रचना का आ जाती है और प्रकार आ जाते हैं, प्रयोग आ जाते हैं और विराम चिन्ह आ जाते हैं कि ग्रामर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इस्तेमाल लिखा जाता है उसे, ठीक है?
तो इसके साथ ही जो है वो ये जो है वो पार्ट वो समाप्त हो रहा है, ठीक है? ये सारे के सारे टॉपिक इसमें कवर हो गए हैं और अब इसी से संबंधित मैं आपको कुछ प्रश्न उत्तर दिखाती हूँ। तो मैंने कुछ एमसीक्यूज़ जो हैं वो तैयार किए हैं। तो चलिए अब थोड़ा-सा एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि क्या आपको वो आ गए ये क्वेश्चन आंसर जो पेपर में आते हैं? क्या आप उसके लिए रेडी हो गए हो? चलिए अब पहला देखिए कि निम्नलिखित वाक्यों में सही या गलत के निशान लगाने हैं। हैं? पहला है संकेत के द्वारा हम अपने विचारों को परस्परित जो है रूप से पहुँचा सकते हैं। बताइए ये सही है क्या गलत है? तो पहला वाला उत्तर जो है वो सही है। दूसरा है कि भाषा का लिखित रूप स्थायी होता है? हाँ जी, स्थायी होता है। यही हमने पहले भी पढ़ा था अभी पीछे। तीसरा हो गया कि राजभाषा का देश के कार्यालयों व राज-काज के लिए प्रयोग किया जाता है? हाँ जी, किया जाता है। तो ये सही उत्तर है। अगला देखिए, विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी का प्रथम स्थान है। बताइए प्रथम स्थान था क्या द्वितीय था? दूसरा स्थान था ना? तो ये गलत हो गया, ये वाला वाक्य गलत है हमारा। अगला है कि व्याकरण के 3 भेद होते हैं। तो 3 भेद थे हमने अभी आपको करवाया था व्याकरण के वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार 3 कराए थे, तो 3 ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए भाषा और बोली में कोई अंतर नहीं होता, तो नहीं होता है अंतर तो ये गलत हो गया। अब अगला देखिए कि इसमें सही का निशान लगाना है, ये एमसीक्यू है कि साहित्य के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3 या 4? तो ये 2 होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला नंबर 2 लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? मातृभाषा, ध्वनि या लिपि? लिपि। उसके बाद है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22, 24 और 25, 22 भाषाओं, ठीक है? उसके बाद देखिए पद्य साहित्य के अंतर्गत क्या आता है? कहानी, छंद या उपन्यास? तो आपने भी मैंने पीछे पढ़ाया था ना छंद आते हैं, ठीक है? तो और गद्य में आता है कहानी और पद्य में आता है छंद हो गई, कविता हो गई। तो अब अगला देखिए नंबर 5 वाक्य विचार के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो वाक्य विचार के अंदर शब्दों का, वर्णों का या वाक्यों का? अब वाक्य विचार है तो वाक्यों का ही किया जाएगा, ठीक है? तो ये सही उत्तर हो गया। उसके बाद 6वां है भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है कौन? व्याकरण, भाषा या लिपि? तो भाषा नहीं करवाती, ना ही लिपि, इसका उत्तर है व्याकरण। तो व्याकरण करवाता है, ठीक है? तो इसके साथ ही मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा और ईटीटी, जेबीटी और 12th क्लास, 11th क्लास के बच्चे और 6th क्लास के, 7th, 8th, 9th क्लास के बच्चे जो हैं वो इसको अगर एक बार पढ़ेंगे अच्छे से लेसन को तो आपको डेफ़िनेटली कि आप अच्छे स्कोर कर पाओगे। तो इसी उम्मीद के साथ जो है ये वीडियो को मैं एंड करती हूँ और अगली वीडियो के लिए अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो का आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग और हाँ, तो ये बात बिल्कुल कि अगर आपको नोट्स लेने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में आप ले लीजिए। ठीक है, बाय, थैंक यू।